हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हम ऑलरेडी 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं। सबसे पहले देखो, हमने पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस के कॉन्सेप्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड, इंपॉर्टेंस वगैरह। फिर हमने पढ़ा ओनर्स फंड में, सेकंड वीडियो में हमने ओनर्स फंड की 3 कंपोनेंट्स कंप्लीट कर लिए, दैट इज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और आपका रिटेन्ड अर्निंग्स। ये जो बाकी के हैं ना, आपको जेडीआर, एडीआर और आईडीआर यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट और अमेरिकन और इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाली वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोरोड फंड्स के कुछ कंपोनेंट्स, जो कि हैं सबसे पहले डिबेंचर्स और आपका पब्लिक डिपॉजिट्स हम पढ़ेंगे, और हम ट्रेड क्रेडिट, ये 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। राइट, अब देखो, आगे बढ़ने से पहले, यानी कि जो बोरोड फंड्स के मैंने 3 कंपोनेंट्स बताए, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह, उससे पहले ना एक चीज़ हम मतलब अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमने प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, उसमें हमने इसके ना टाइप्स नहीं पढ़े थे, तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की बुक में है, वो लोग कह रहे हैं। अब क्या है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, मैं आपको रिकॉल कराती हूँ। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स में ये समझ लो, जिनको प्रेफरेंस मिलेगी, जिनको सबसे पहले आगे आगे खड़ा कर दिया जाएगा। किस चीज़ में? अगर उनको डिविडेंड का पेमेंट करना है तो, उनका कैपिटल में पेमेंट करना है तो, और उनको कैपिटल कैसे मिलती है, कैपिटल बोल रही हूँ, जो उनको उनका डिविडेंड मिलेगा वो कैसे मिलता है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मान लो 200 रुपये का प्रॉफिट हो या 500 रुपये का, तो उसका 10% मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं कि प्रॉफिट के हिसाब से हो। तो ये सब चीज़ें आपको याद होंगी। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लेना। अब हम बात करते हैं इसकी, हमारे टाइप्स की। टाइप्स में देखो क्या है, सबसे पहला एक आता है आपका क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव क्या है, आप सोचोगे टर्म कहीं सुना हुआ लग रहा है, तो क्यूमुलेटिव वही है जो हमने स्टैट्स में पढ़ा था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते करते जाते हैं, आगे आगे बढ़ाते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। राइट, अब इसमें क्या होता है, देखो, जैसे प्रेफरेंस जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको क्या है, साल के अंत में, मतलब साल के अंत में, मतलब जब नेट प्रॉफिट दिखाया जाता है उसमें से इतना परसेंट, मान लो 10% मिलेगा तो उनको मिल जाता है। पर कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं, जैसे साल के बीच में कोई बड़ा प्रॉफिट हो गया हमको, तो क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चीज़ मैंने गलत बता दी है। हाँ, ओके, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो हमें क्या करना है, आपको, मेरे को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड देना है, 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का, ऐसे 5 साल तक देना है। तो क्या होगा, मान लो मैं 17 का नहीं दे पाई, फिर मैं 18 का भी नहीं दे पाई, अब मेरे को 19 में देना है, तो मैं 19 में 17 वाला भी दूंगी और 18 वाला भी दूंगी। दोनों, आपके दोनों सालों के पेमेंट करूंगी, दोनों साल के डिविडेंड का पेमेंट होगा, यानी कि एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा होकर के। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम यही तो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, शेयर्स विच हैव द राइट टू एक्यूमुलेट अनपेड डिविडेंड्स, जो अनपेड डिविडेंड्स हैं 17 का, 18 का, तो वो मैं 19 में दे दूंगी। ऐसे मुझे 21 में अगर देना है और पिछले 4 साल तक का मैं नहीं दे पाई, मान लो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो क्या हो जाएगा, 17, 18, 19, 20 और 21 का तो दूंगी ही दूंगी, यानी कि 21 में 5 साल का मिलेगा अक्यूमुलेट होकर के। ठीक है, यहीं पर ये लिखा हुआ है, टू अक्यूमुलेट अनपेड डिविडेंड्स इन फ्यूचर ईयर्स इफ दे आर नॉट पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा, वो ऐसे नहीं मिलेंगे। अगर 17, 18 का नहीं दे पाई तो मैं 19 में 19 का ही दूंगी, मैं 17, 18 का नहीं दूंगी। ठीक है, तो शेयर्स ऑन विच डिविडेंड्स डू नॉट एक्यूमुलेट, इट मीन्स that if a company does not declare dividends for any year, the right of dividend of such shareholders for that year will be lost. उस साल अगर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा, तो नहीं मिलेगा आगे जाके फ्यूचर में, ऐसा नहीं है, तुमको इकट्ठा होकर के मिलेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। सिंपल सी बात है, देखो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है एक्चुअली, जस्ट अ सेकेंड, ये दोनों जगह कन्वर्टेबल हो गया है। तो नॉन कन्वर्टेबल कौन से होते हैं, जो कि कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, और कन्वर्टेबल जो हो जाते हैं। अब बात आती है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग की। देखो, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या है, जो चीज़ मैं बता रही थी ना आपको, जो पहले मैंने गलती से बता दिया था, वो यही है। यूजुअली क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को साल के एंड में उनका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ उनका डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, पर अगर बीच में बड़ा प्रॉफिट हुआ है तो कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनको
उसमें से भी प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट एज उसमें से भी डिविडेंड मिलेगा। तो अगर उनको मिल रहा है यानी कि वो उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बीच वाले प्रॉफिट में भी, तो वो पार्टिसिपेटिंग है। और अगर वो नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई हक नहीं है, राइट टू पार्टिसिपेट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उनको नहीं मिल, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग कहलाएंगे। तो शेयर्स दैट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द एडिशनल सरप्लस, मान लो बीच में हो गया कंपनी के साल के बीच में, ठीक है, कंपनी को साल के बीच में प्रॉफिट हुआ और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से भी डिविडेंड देना है, तो क्या हो जाएंगे, वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। पर अगर उनके पास राइट ही नहीं है पार्टिसिपेट करने का कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में, तो वो हो जाएंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये खत्म हो गया टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है आपका बोरोड फंड्स, जिसमें हमें डिबेंचर्स के बारे में पढ़ना है, ट्रेड क्रेडिट और पब्लिक डिपॉजिट्स, ये 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स क्या होते हैं, देखो हम कंपनी क्या कर सकती है, हम लोग क्या करते हैं, फिर कंपनी क्या करती है, बैंक से लोन ले सकती है ना, बैंक से लोन लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं तो हम अपनी कोई संपत्ति गिरवी रख देते हैं, बैंक हमको लोन दे देती है, और वो लोन हमको ऐसा नहीं अपने पास ही रखना है पैसा। 10 लाख रुपए का लोन लिया, मान लो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है 20% का, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक सर्टेन टाइम पीरियड में, मान लो 5 साल में, टाइम भी फिक्स्ड होता है, 5 साल में वो लोन चुकाना है विथ इंटरेस्ट, यानी कि 20% कितना हो गया, 2 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए अपने को चुकाने हैं। अब इसी जगह बैंक ना हो और आपका क्या हो, बैंक की जगह आपके क्या हो, मतलब मान लो डिबेंचर्स हैं, बैंक लोन की जगह डिबेंचर्स है, तो यहाँ पर सिंपल सी क्या बात है कि इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल। लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल मतलब मान लेते हैं अगर मैं कोई हूँ और मैं अगर लोन देने को रेडी हूँ, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर एक फिक्स टाइम में चुकाना है, वही सारी चीज़ें हैं, बस क्या है कि मैं इंसान हूँ और वो बैंक है। तो बैंक लोन की जगह अगर कोई इंसान लोन दे रहा है, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन दे रहा है, तो वो क्या हो जाते हैं, डिबेंचर्स हो जाते हैं। अ कंपनी कैन रेज फंड्स थ्रू द इशू ऑफ डिबेंचर्स विच बेयर अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वही सेम चीज़ है, वही सेम टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, बस बैंक की जगह कोई इंसान है या कोई और इंस्टीट्यूशन है। इट इज़ जस्ट लाइक अ बैंक लोन, मैंने बताया, विद डेट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब चुकाना है, एंड लाइबिलिटी फॉर इंटरेस्ट पेमेंट, बट इंस्टेड ऑफ बोरोइंग फ्रॉम अ बैंक दे आर इशूड एंड ट्रेडेड इन द कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। अब डिबेंचर इज अ लीगल डॉक्यूमेंट होता है, मतलब सारी उसमें डिटेल्स होती हैं, कितना लोन लिया है, कितने टाइम में चुकाना जाएगा, कितना इंटरेस्ट रेट उस पर देना है हमको, that states the amount invested or lent, इंटरेस्ट ड्यू, द रीपेमेंट प्लान, कब तक रीपेमेंट किया जाएगा और किस मोड में किया जाएगा, सारी चीज़ें। सो बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टर रिसीव्स द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। तो जो भी इन्वेस्टर है, मैंने जो पैसा लगाया, मतलब एक तरह से मैंने उसको जो पैसा दिया उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा, नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे क्या है, इनको ये जो डिबेंचर्स होते हैं, जो डिबेंचर मतलब एक तरह से जो लोन दे रहे हैं, जो डिबेंचर्स होल्ड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं, याद रखना। क्योंकि क्रेडिट क्या होता है, कर्ज, एक तरह से मैं कर्ज ही तो दे रही हूँ, अपना पैसा दे रही हूँ, वो मुझे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे इतने टाइम बाद चुकाएगा, तो हम क्या कहलाएंगे, मैं क्या कहलाऊंगी, क्रेडिटर कहलाऊंगी, ये याद रखना है। अब बात आती है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की। तो सबसे पहला मेरिट है आपका फिक्स्ड इनकम फॉर इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स। मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने अपना पैसा दिया, उसको कर्जे पे दे दिया, तो मेरे को ऑब्वियसली फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं, तो ये तो मेरे लिए फ़ायदा है। फिर है सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि मैं क्या करूँगी, वो ना कुछ चीज़, मतलब जब बैंक से लोन लेते हैं तो हम कुछ ना कुछ अपनी संपत्ति गिरवी रखते हैं ना, मॉर्गेज जिसे हम बोलते हैं, तो इसी तरह वो मेरे लिए भी मॉर्गेज गिरवी रखेगा, ठीक है, मॉर्गेज होगा एक। तो अगर वो लोन नहीं चुका पाता है, अपना जो डिबेंचर मैंने खरीदे हैं, लिए हैं, मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो मुझे नहीं चुका पाता है, तो क्या हो जाएगा, मैं उसकी जो भी उसने संपत्ति गिरवी रखी है मैं उसको बेच दूंगी। तो एक ये सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। तीसरा क्या है, फिक्स्ड रिटर्न इवन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, आप लोगों को पता है, मतलब जब मंदी आ जाती है, तो क्या होता है कि अगर प्राइसेस हाई हो गए तो उसका डिबेंचर के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे क्या हो जाता है, यूजुअली बैंक लोन जो होते हैं ना, उसकी वजह से उस पर ना इफेक्ट पड़ता है, उस पर फ़र्क पड़ता है इन्फ्लेशन आने का, इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, तो हमको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, या फिर नहीं सॉरी कम हो सकता है, कम एक्चुअली, ज़्यादा नहीं कम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिबेंचर जो होते हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन अगर आएगा या कुछ भी आएगा तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रहेगा, यानी कि जो इन्वेस्टर है उसको इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसका पैसा वापस मिलेगा, उसको कोई कमी नहीं आएगी, 10% से 8% नहीं होगा, तो ये उसके लिए फ़ायदा है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ना शुरू के, ये क्या है आपके मेरिट्स फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या मेरिट्स हैं, यानी कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। अब ये जो हैं बाकी वो किसके लिए हैं, फॉर कंपनी,
कंपनी के लिए क्या फ़ायदे हैं भाई, नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। अब देखो इक्विटी शेयर के थ्रू अगर हम फंड रेज करती है कोई कंपनी तो उसको अपनी ओनरशिप दांव पे लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर किसी ने इक्विटी शेयर्स खरीद लिए इतने तो वो इतने का मालिक हो गया, ओनरशिप थोड़ी खत्म हो गई आपकी। पर यहाँ पे कुछ नहीं है, आपने तो लोन लिया, पैसा लिया, उसको वापस चुकाना है इंटरेस्ट समेत, ब्याज समेत, और आपकी कोई ओनरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंपनी के लिए फ़ायदा है, आप ही ओनर रहोगे। चीपर सोर्स एज कम्पेयर टू शेयर्स, ये शेयर्स के कंपेरिजन में थोड़ा चीपर सोर्स पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि शेयर्स वगैरह जब हम इशू करते हैं ना बहुत एन नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पेपर वर्क होता है, ये फीस वो फीस, तो मतलब इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या हो जाएंगे, नो वोटिंग राइट्स, मतलब ये वाला जो है आपका, ये किसके लिए है, डीमेरिट फॉर इन्वेस्टर। तो उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, क्यों, क्योंकि वो कंपनी के मालिक ही नहीं बने हैं, ओनरशिप ही नहीं है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था, तो ओनरशिप तो कब मिलती है, जब इक्विटी शेयर्स वगैरह अगर आप खरीदो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसने कोई शेयर्स नहीं खरीदे हैं, उसने उसके पास कोई ओनरशिप नहीं है, तो उसके पास कैसे आप कोई हक हो सकता है वोटिंग वोटिंग का, कुछ नहीं होगा, तो उसको ये नुकसान है। नेक्स्ट आता है रिजिडिटी एज टू इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब ये तीनों जो है वो कंपनी के लिए डीमेरिट्स हैं, ठीक है, याद रखना। तो रिजिडिटी एज टू इंटरेस्ट पेमेंट्स, यहाँ पे क्या है कि रिजिडिटी होती है, उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब आप बैंक से लोन लो और मान लो आप की नहीं हो पा रही है कमाई 5 सालों में, तो आपको बैंक का लोन तो चुकाना ही पड़ेगा ना। नहीं चुका पाए तो क्या हो जाएगा, वो आपकी संपत्ति उठा के ले जाएंगे जो आपने मॉर्गेज रखा है। तो रिजिडिटी होती है, इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा, ये कंपनी के लिए नुकसान है। इक्विटी शेयर्स को क्या है, आप दो ना दो बाद में उनका पेमेंट करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें क्या है, थोड़ा फ़ायदा होता है कंपेरेटिवली। पर डिबेंचर्स में आपको चुकाना ही चुकाना है वो पैसा। रिडक्शन इन बोरोइंग कैपेसिटी, रिडक्शन कैसे, देखो मान लो मैंने कर दिए 200 करोड़ के 200 करोड़ की मेरी कैपेसिटी है, और मैंने इसमें से क्या किया, 180 करोड़ का क्या कर लिया, डिबेंचर्स इशू कर दिए, ठीक है। अब मेरी जो बोरोइंग कैपेसिटी बची है 20 करोड़, मतलब वो मैं सिर्फ 20 करोड़ ही बची है, कम बची है, मेरी बोरोइंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है। तो क्या होता है, डिबेंचर अगर हम डिबेंचर्स वगैरह इशू करते हैं तो मेरी बोरोइंग कैपेसिटी में और कहीं से सिर्फ अब 20 करोड़ ही बोरो कर सकती हूँ, तो ये आपको याद रखना है, बोरोइंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। फिर आता है लेस कंट्रोल ओवर मॉर्गेज्ड असेट्स। अब आपने क्या किया, कंपनी के जो भी असेट्स उस मॉर्गेज पर रखे हुए, मतलब गिरवी रखे हैं, तो ऑब्वियसली उस पर आपका लेस कंट्रोल होगा ना, आप उनको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते हो, उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर इन केस आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हो, मतलब लोन एज उसका पैसा, डिबेंचर होल्डर्स का पैसा उनको नहीं दे पा रहे हो, उन इन्वेस्टर्स का, तो आपको वो रिसोर्सेज ही बेचने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे उसको वो असेट्स, तो वो फुली यूज़ नहीं कर सकते हो आप, यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो ये सारे डीमेरिट्स हो गए, राइट। तो आपको समझ आ गया कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ना था ट्रेड। अच्छा, इसके बाद पहले तो शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंस आप लिख के ले लो, ये ज़रूर आना ही आना है, इसे ज़रूर पढ़ के जाना। एक बार को डिबेंचर्स पढ़ना भूल जाना, पर डिबेंचर्स और शेयर्स में डिफरेंस ज़रूर आता है, तो ये पढ़ लो और इससे आपको सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या आता है हमारा मीनिंग। मीनिंग क्या है, अ शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल, ये कैपिटल का पार्ट है, कैपिटल का एज कंपनी की कैपिटल का पार्ट होता है, और ये क्या होता है, सिर्फ एक कर्ज होता है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है शेयर फॉर्म एंड इक्विटी कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, डेट कैपिटल बनाता है, वो इक्विटी कैपिटल बनाता है। होल्डर ऑफ अ शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर, इसे हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। इस पे हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर जो होते हैं उनको डिविडेंड पे करते हैं, इस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, याद रखना है, उस पर हमको डिविडेंड मिलता है, यहाँ पे हमको मतलब जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट में से, यहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा जो भी उसने पैसा लगाया उसमें से। डिविडेंड इज पेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, पर यहाँ पर एक फिक्स्ड रेट है, मतलब आप ऐसे वो नहीं कर सकते कि प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं है, मतलब ये सब, तो क्या होगा, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स एंजॉयज द राइट टू वोट, यहाँ पे कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कंपनी एज इट्स ऑप्शन, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये वाला पॉइंट छोड़ो, ठीक है। फिर अ शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर, डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बट डिबेंचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में। फिर आता है एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप पेमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इज मेड आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले ये याद रखना है, सबसे पहले जो कंपनी होती है वो पेमेंट करती है डिबेंचर होल्डर्स का, ठीक है, क्योंकि लोन है वो कर्जा है। फिर उसके बाद शेयर्स का कर दिया, और शेयर्स में भी हमें पता है पहले प्रेफरेंस का करती है, फिर वो इक्विटी का करती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। तो सबसे पहले डिबेंचर का होता है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है डिबेंचर का पहले होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिबेंचर का
हाँ, यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि डिबेंचर का पहले होता है। इशू एट डिस्काउंट, यहाँ पे ये कोई पॉइंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपके लिए पढ़ना। डिग्री ऑफ रिस्क, रिस्क क्या डिग्री है, यहाँ पे हाई डिग्री होती है और यहाँ पे लो रिस्क होता है थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे हाई रिस्क होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में देखो 4 तरीके के टाइप्स होते हैं। एक हो गया आपका फर्स्ट और सेकेंड। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड क्या है, देखो मान लो मैंने 2 लोन लिया, एक लोन मेरे को चुकाना है 2025 में और एक मेरे को चुकाना है 2029 में। तो जो मैं पहले चुकाऊंगी वो हो गया फर्स्ट डिबेंचर, जो मैं बाद में चुकाऊंगी वो हो गया सेकंड। सिंपल है। तो डिबेंचर्स दैट आर रीपेड फर्स्ट एंड डिबेंचर्स दैट आर रीपेड आफ्टर द फर्स्ट डिबेंचर, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड कौन से होते हैं, सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स आपने पढ़े होंगे। सिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिनके अगेंस्ट आपने कोई सिक्योरिटी रखी है, मॉर्गेज रखा है, और क्योंकि वो सिक्योर्ड है, मतलब बैंक को अपना पैसा वापस मिल जाएगा, उनके लिए वो सिक्योर्ड है। अगर इंसान नहीं पे कर पा रहा है, लोन नहीं चुका पा रहा है, तो वो उनका वो मॉर्गेज बेच देगी, उससे अपना पैसा कमा लेगी। तो सिंपल सी बात है यही कि जो किसी सिक्योरिटी या कोलेटरल के अगेंस्ट चार्ज किए जाते हैं वो क्या हो जाएगा, आपका सिक्योर्ड लोन। और जहाँ पर कोई सिक्योरिटी, कोई असेट्स, कोई कोलैटरल, कोई मॉर्गेज कुछ भी नहीं है, वो हो जाएंगे अनसिक्योर्ड लोन्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आपका कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल क्या है, जो डिबेंचर्स या तो इक्विटी शेयर कैपिटल में, मतलब इक्विटी कैपिटल में या फिर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो होता है कन्वर्टेबल। और जो नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, वो हो जाते हैं नॉन कंफर्टेबल है कन्वर्टेबल। फिर आते हैं रजिस्टर्ड एंड बेरर। अब देखो रजिस्टर्ड और बेरर समझो, जैसे मान लो मेरे पास क्या है 50 रुपये का या 100 रुपये का कोई नोट है, ठीक है, मैं चलती जा रही हूँ, ठीक है, मेरे पास 100 रुपये का नोट है और मैं क्या कर रही हूँ, मेरी पॉकेट में 100 रुपये का नोट है, मैं यहाँ से ऐसे ऐसे चलती जा रही हूँ और मैं यहाँ पहुँच गई और मैंने देखा बाद में आके कि मेरा जो जेब में 100 रुपये का नोट था ना, वो है ही नहीं अब मेरे पास, अब वो गिर गया। अब ये जो पीछे एक और बंदा आ रहा है, इसको मिल गया वो 100 रुपये का नोट, इसने उठा लिया। अब उस नोट पर कोई नाम तो नहीं है ना, किसी को कुछ नहीं पता कि वो मेरा नोट है, मेरा नाम पता एड्रेस कोई मोहर नहीं लग रही है, तो वो अब उसका नोट हो गया। तो बेरर देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है, दीज डिबेंचर्स आर ट्रांसफर्ड वाया सिंपल डिलीवरी, वाया सिंपल डिलीवरी एंड नो स्पेशल रिकॉर्ड इज केप्ट इन द कंपनी रजिस्टर फॉर सच डॉक्यूमेंट्स। तो मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स या फिर ऐसे डिबेंचर्स जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कंपनी मतलब कंपनी की मोहर नहीं लग गई है उस पर कि भाई ये हमारा ही असेट है, ये है वगैरह वगैरह, तो वो डिबेंचर्स कहलाते हैं बेरर डिबेंचर्स। और वो डिबेंचर्स अगेंस्ट विच ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर होल्डर्स लाइक नेम्स, एड्रेसेस एटसेट्रा केप्ट इन अ स्पेशल रजिस्टर, जिसके लिए स्पेशल रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उसमें सारी डिटेल्स हैं, सब कुछ है, और आर कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। तो ये क्या होते हैं, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड जस्ट बाय डिलीवरी, उनको इजीली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। पर ये जो 100 का नोट जैसे मैंने बताया बेरर डिबेंचर, ये इजीली ट्रांसफ़र हो गया, इसके लिए मुझे कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। पर मान लो कोई ऐसी चीज़ है, मतलब मेरी प्रॉपर्टी हो गई, मेरे लैंड, मेरा घर, मेरा फ़ोन, उस पर तो मेरा नाम है ना, मुझे पता है ये मेरा है, सारी डिटेल्स मेरी हैं, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, वो ईजिली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो वो रजिस्टर्ड में आ जाएगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। और ये क्या है, बेरर है, तो ये आपने याद रखना है। फिर अब हमारे पास आता है नेक्स्ट ट्रेड क्रेडिट। अब ट्रेड क्रेडिट देखो क्या होता है, नाम से समझ आ रहा है, ट्रेड मतलब व्यापार, बिजनेस, क्रेडिट मतलब उधार। तो बिजनेस टू बिजनेस अगर हम ये कह लो क्रेडिट दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, ट्रेड क्रेडिट। मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को क्या कर रहा है, उधार दे रहा है कोई चीज़, तो वो ट्रेड क्रेडिट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ गिवन बाय वन मर्चेंट टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ट्रेड क्रेडिट अलाउज फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल्स विदाउट द नीड फॉर इमीडिएट पेमेंट। मान लो मेरे पास क्या है, लेट अस सपोज मैं क्या करती हूँ, ये फ़ोन है, ठीक है, मेरी फ़ोन वगैरह की दुकान है। अब मेरे पास क्या है, मुझे माल लेने जाना है, मैं रिटेलर हूँ और मैं होलसेलर से लेने जा रही हूँ। तो क्या होगा, मैंने ले लिए, मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं है, लेट अस सपोज मैंने 20 मोबाइल्स ले लिए। अब मैं क्या कहूँगी उससे कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मैं ऐसा करूँ, मुझे उधार दे दो, मेरे को इन 20 मोबाइल्स को बेच करके जो पैसा आएगा मैं उससे आपका पेमेंट कर दूंगी, बाद में और मोबाइल्स ले जाऊंगी। तो सिंपल सी बात है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को दे रहा है, एक मर्चेंट दूसरे मर्चेंट को दे रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है और उधार वाला ट्रेड हो रहा है। मैं भी बिजनेस पर्सन हूँ, मैं रिटेलर हूँ, वो भी बिजनेस पर्सन है, वो होलसेलर है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम परचेज ऑफ मटेरियल्स कर सकते हैं ईजिली विदाउट एनी इमीडिएट पेमेंट, कोई इंस्टेंट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये वाले जो क्रेडिट्स होते हैं ना, दे अपीयर इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये याद रखना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स या फिर अकाउंट्स पेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बायर ऑफ द गुड्स। अब जो मेरे रिकॉर्ड्स है, मेरी जो बुक्स है, उसमें मैं किस नाम से मेंशन करूंगी, सन्ड्री क्रेडिट्स या फिर अकाउंट्स पेबल, जो कि अभी मुझे पे करने हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज ट्रेड क्रेडिट एज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आता है क्योंकि जल्दी से जल्दी आपको
रीपे करना पड़ता है। इट इज़ ऑफर टू कस्टमर्स दैट हैव अ गुड फाइनेंशियल स्टेटस एंड रेपुटेशन। अब ऑब्वियसली मान लो मेरी दुकान चलती ही नहीं है, या फिर मेरी दुकान का मतलब मेरे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कि मैंने बहुत और होलसेलर्स से लिए हुए हैं जो मतलब अपना सामान मोबाइल्स वगैरह, और मैंने उनको पैसा नहीं दिया है, मेरी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो मुझे क्यों देगा, तो ये उन्हीं को ही देता है। द अमाउंट एंड प्रोविजन ऑफ पीरियड ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड आर डिटर्मिन्ड बाय द फैक्टर्स सच एज, मतलब कि कितना दे रहे हो, 20 ही फ़ोन दे। अब ऐसा नहीं है कि वो 100 मांगे तो 100 दे देगा होलसेलर, नहीं, उसको अपना नुकसान नहीं कराना चाहता। वो देखेगा कि वो बंदा है कैसा, उसकी दुकान कैसी है, उसका बिजनेस कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स वो देखेगा, जैसे परचेजिंग फर्म्स रेपुटेशन, द सेलर्स फाइनेंशियल स्टेटस उसका कैसा है, वॉल्यूम ऑफ परचेजेस कितने खरीद रहा है, द सेलर्स पेमेंट हिस्ट्री कितना बार उसने कितने टाइम में पेमेंट किया, ये नहीं कि 20 फ़ोन का 5 साल में पेमेंट करे, ऐसे नहीं। एंड द डिग्री ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन। ट्रेड क्रेडिट टर्म्स माइट डिफर फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री एंड फ्रॉम वन कस्टमर टू अनदर। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है, तो आपको समझ आ गया होगा ट्रेड क्रेडिट क्या है। एग्जाम्पल याद रखना मोबाइल्स वाला। अब बात आती है हमारे पास, ये क्या खुल गया, हाँ, अब बात हमारे पास आती है कि मेरिट्स की। मेरिट्स और डीमेरिट्स इसके क्या होते हैं। सबसे पहले आता है कंटिन्यूस सोर्स है, चलता फिरता सोर्स है। क्रेडिट इज अ कंटिन्यूस एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फंड्स, आपको फटाफट से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, विच इज इजीली अवेलेबल टू फर्म्स। नेक्स्ट है इजीली अवेलेबल, यहाँ पे भी वही लिख रहा है कि अगर क्रेडिट वर्दीनेस है, मतलब क्रेडिट वर्दी है वो इंसान, तो आपको ईजिली मिल सकता है ये सारी, मतलब आपको ट्रेड क्रेडिट मिल सकता है, उधारी पे आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड क्रेडिट में भी रेडिली अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। फिर है इंक्रीज इन सेल्स, इससे आपकी सेल्स बढ़ेगी। ऑब्वियसली अभी आपने पेमेंट तो नहीं किया, अब आप और ले आए ऊपर, तो इससे आपकी सेल्स बढ़ेगी। ट्रेड क्रेडिट कैन बी यूज्ड इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इंक्रीज इट्स इन्वेंट्री लेवल इन ऑर्डर टू मेक द एक्सपेक्टेड राइज इन सेल्स। मान लो आपको लग रहा है कि अब दिवाली आने वाली है, तो अब क्या है, सेल बढ़ जाएगी, तो अब आप और ले आओगे, तो आपकी इससे सेल्स बढ़ेगी। फिर है नो चार्ज ऑन असेट्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे कोई गिरवी नहीं रखा ना, मैं मोबाइल लेकर के आई उससे 20, तो मैंने कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी, ऐसा नहीं कि अपना मोबाइल गिरवी रख दूँ, ये ले तू मेरा ले ले, नहीं, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई सिक्योरिटी कोई कोलेटरल वाली बात है नहीं। फिर आता है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है, सबसे पहले देखो ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड क्रेडिट अलाउज बिजनेसेस टू अवेल क्रेडिट फैसिलिटीज इजीली। ये तो हमको पता है, क्रेडिट फैसिलिटीज इजीली मिल जाती हैं, विच में इंड्यूस अ फर्म टू इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग। अब मैं सोच रही हूँ मुझे आराम से मिल रहा है, मुझे तुरंत पेमेंट तो करना नहीं पड़ रहा, मुझे 20 फोन मिल गए, ऐसी दूसरे होलसेलर से मैं 20 और लिया हूँ ऐसे, तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी कि नहीं, मेरे पास बहुत सारे फोन्स तो आ गए, अब मेरे पास बिक नहीं रहे हैं, तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, बिक नहीं रहे, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊँ और उनके पैसे चुकाऊँ कैसे, तो प्रॉब्लम आ सकती है ना, तो ये एक डीमेरिट है। फिर होता है लिमिटेड फंड्स। आप ऐसा नहीं है कि कितने भी ले लो, 20 की जगह 2000 फोन्स ले लो, नहीं, आप क्या कर सकते हो, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स ही जनरेट कर सकते हो थ्रू ट्रेड क्रेडिट। फिर आता है इंक्रीज इन कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको क्या होता है, इट इज़ जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स एज कम्पेयर टू द अदर सोर्सेज। सिंपल सी बात है, आपको कॉस्टली पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको बाद में क्या करना है, रीपेमेंट भी करना है वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिट खत्म हो गया, डिबेंचर खत्म हो गया। अब हमारे पास आता है पब्लिक डिपॉजिट्स। अब पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, देखो पब्लिक के डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट सिंपल सी बात है, हम आम जनता है, हमारे पास डिपॉजिट्स हैं, अब हम क्या करें, कंपनी को दे दें। हम कंपनी को क्यों देंगे, कंपनी को हम इसीलिए देंगे क्योंकि देखो अगर हम बैंक के पास रख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हम बैंक में पैसा रख सकते हैं अपना, पर बैंक पे जो हमको इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे काफ़ी ज़्यादा हमको कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। तो कंपनी के लिए फ़ायदा क्या हो गया, उसको तो फंड्स मिल गए पब्लिक के, वो अपने तरीके से यूज़ कर सकती है और वो बाद में चुका देगी। और पब्लिक को क्या फ़ायदा हो गया कि उसको बैंक रेट से ज़्यादा मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दोनों को फ़ायदा है। तो पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, दीज आर डिपॉजिट्स कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम रिलायंस को दे दें, सब बहुत सारे लोग मिल करके, तो रिलायंस को फ़ायदा हो गया, उसके पास तो फंड्स आ गए और हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट रेट्स ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स आर टिपिकली हायर देन दोज ऑन बैंक डिपॉजिट्स। एनीवन हु इज interested in making a monetary contribution to an organization may do so by completing a prescribed form। तो एक फॉर्म होता है, उसे भर के आप रिलायंस को पैसा दे दो, भर के अडानी को दे दो, ये अगर आपके पास खूब सारा पैसा आ रहा है तो। इन एक्सचेंज द ऑर्गेनाइजेशन इशूज अ डिपॉजिट रिसीट, वो एक रिसीट देगी कि आपने इतना पैसा जमा किया है, एक प्रूफ की तरह। अ बिजनेस मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स कैन बी मेट बाय पब्लिक डिपॉजिट। तो उसकी मीडियम और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स जो होते हैं, अगर उसको पैसा चाहिए कुछ टाइम के लिए, तो वो पब्लिक डिपॉजिट से रेज कर सकता है फंड और टाइम टू टाइम चुका सकता है। पब्लिक डिपॉजिट्स इंपॉर्टेंट सोर्स है फाइनेंसिंग का कंपनी की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए। कंपनीज टिपिकली रिसीव अ पब्लिक डिपॉजिट्स फॉर टर्म रेंजिंग फ्रॉम, याद रखना है, 6 से 36 महीने, मतलब मिनिमम कितना हो गया, मिनिमम आपका कितना हो गया 6 मंथ्स, ठीक है, और मैक्सिमम 36 महीने कितने हो गए 3
ईयर्स, तो याद रखना है मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 3 साल। तो 6 महीने से 3 साल तक आप अपने पास रख सकते हो, आपको वापस देना पड़ेगा पैसा। द डिपॉजिट ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सेविंग्स बाय द पब्लिक विद इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस इंस्टीट्यूशंस फॉर स्पेसिफाइड पीरियड एट स्पेसिफिक रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स इज रेफर्ड टू एज पब्लिक डिपॉजिट। तो देखो ये यहाँ पे क्या लिखी हुई है, ओहो ये यहाँ पे क्या लिखी हुई है, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन क्या है कि द डिपॉजिट्स ऑफ स्मॉल अमाउंट्स, स्मॉल अमाउंट के डिपॉजिट्स किसके, बाय द पब्लिक, किसके पास, विद इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि पब्लिक के स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सेविंग्स पब्लिक के उसके बिजनेसेस के पास जब रखे जाते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, या तो कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, एट ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। और किस लिए, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स, पब्लिक को प्रॉफिट भी हो रहा है, कंपनी को भी प्रॉफिट हो रहा है, इज रेफर्ड टू एज पब्लिक डिपॉजिट। और याद रखना है ये इसका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है 6 महीने से 36 महीने, 6 से 36, ठीक है। अब हमारी बात आती है इसके मेरिट्स की। मेरिट्स क्या क्या है, देखो सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लग रही है और इधर उधर आपको फीस नहीं देनी है, तो सिंपल सा प्रोसीजर है। कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब आपका ना तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा इसमें, ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा आपके एफर्ट्स जाएंगे इसमें, और ना ही आपका कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा इसमें, ठीक है। फिर नो चार्ज ऑन असेट्स, यहाँ पे वही है कि भाई चार्ज नहीं है कोई असेट्स पर, मतलब अगर कंपनी क्या है वो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो ऐसा नहीं है वो अपनी कोई चीज़ गिरवी रख रही है, ठीक है, ये याद रखना है, कोई चीज़ गिरवी नहीं रख रही है। हालांकि पैसा चुकाना होता है और पैसा चुकाती भी है कंपनी, पर कोई चीज़ गिरवी नहीं रख रही। अगर पैसा नहीं चुका पाए, कंपनी को प्रॉफिट ना हो, तो फिर उसकी ऐसी कोई संपत्ति नहीं बिकेगी, ये याद रखना है। ये कंपनी को फ़ायदा है इसीलिए, और ये हो सकता है नुकसान पब्लिक को, ठीक है। कंट्रोल होता है, कंट्रोल किस पर होता है, कंट्रोल मतलब अपनी कंपनी पर, उनके फंड्स पर कंट्रोल होता है, उनका पैसा उन्होंने लिया वो कैसे भी यूज़ करें। बूस्ट्स क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस मतलब अब यहाँ पे क्या है कि आपका क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है, मतलब सबको दिख रहा है कि जो कंपनी है इसको लोग अपना पैसा दे रहे हैं। अब लोग किसी को अपना पैसा कब देते हैं, जब वो इंसान भला होता है, उसकी एक अच्छी इमेज होती है, एक अच्छा ब्रांड इमेज होती है, समझ रहे हो। अगर हम रिलायंस को दे रहे हैं तो समझ आ रहा है कि भाई वो बढ़िया कंपनी है, तो उससे उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी, और कुछ ही लीगल रिक्वायरमेंट्स इसमें होती हैं। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है इसके डीमेरिट्स, लास्ट है ये टॉपिक। फिर आता है आपका डीमेरिट्स, क्या है, डिफिकल्ट फॉर न्यू कंपनीज। अब देखो नई जो कंपनीज हैं, जैसे नए स्टार्टअप्स हैं, अब ऑब्वियसली उनके पास पब्लिक अपना डिपॉजिट नहीं जमा करेगी, नहीं पैसा उनको देगी, तो क्यों उनको नुकसान है, मतलब क्योंकि उनकी देखो नए आए हैं वो मार्केट में, उनको नया पैसा ऐसे नहीं दे सकती है कंपनी, पब्लिक जो है अपना पैसा नहीं जमा कर सकती है। और क्यों करेगी, क्योंकि उसके पास मतलब कोई क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, फिर अच्छा एजन हमने देखा नहीं है, वो नए लोग आए हैं, तो यहाँ पे क्या है, नई कंपनीज के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। अनरिलायबल सोर्स है। फिर डिफिकल्टी इन कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आ सकती है। लिमिटेड अमाउंट, हम लिमिटेड अमाउंट ही मतलब पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकते हैं, और पब्लिक भी लिमिटेड अमाउंट ही दे सकती है। ऐसा नहीं है कि कितना भी दे दो, 100 करोड़ 200 करोड़, ऐसा नहीं है। एंड नॉट आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, क्योंकि इसका क्या होता है, मेच्योरिटी डेट होती है मिनिमम 3 मंथ्स, ठीक है, या फिर मैक्सिमम आपका कितना था 36 मंथ्स, या फिर आप कह लो 3 साल। तो ऐसा नहीं है कि कितने भी टाइम के लिए रख लो पब्लिक का डिपॉजिट, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अभी इसके साथ हमारा ख़त्म, देखो क्या हो जाता है, हमने पढ़ लिया यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। हमने ओनर्स फंड की अगर मैं बात करूँ, देखो ओनर्स फंड में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। इक्विटी शेयर्स हमारा हो गया है, प्रेफरेंस शेयर्स हमारा हो गया है, रिटेन्ड अर्निंग्स हमारा हो गया। अब हमारा ये बचते हैं 3, GDR, ADR और IDR। ये हम कल के वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जल्दी पोस्ट कर दूंगी। और डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब हो गया है, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया है, ट्रेड क्रेडिट हो गया है। अब हमारे पास ये बचता है लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, और आपका ये सब चीज़ें, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और इसी के साथ आपका ये वीडियो एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।